नमस्ते। यूजीसी एचआरडीसी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद ऑनलाइन 6th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं रविंद्र बोराव पाटिल, रोल नंबर 16, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पे सबके सामने एक सेमिनार प्रेजेंट करने जा रहा हूं। मेरे सेमिनार का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन, वैश्वीकरण और शिक्षा। ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन और शिक्षा का संबंध कैसा है? शिक्षा में ग्लोबलाइजेशन की वजह से होने वाले लाभ कौन से हैं? शिक्षा क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन में कौन सी चुनौतियां सामने आने वाली है? इस सभी के बारे में, टीचर का रोल कौन सा है, इस सभी के बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। पावर पॉइंट के माध्यम से हम इसके आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन 21वीं सदी की एक सापेक्ष अवधारणा है। आर्थिक दृष्टिकोण से निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा 1991 के नए आर्थिक धोरण से लागू होगी। ग्लोबलाइजेशन का मूल कारण आर्थिक है, लेकिन इसने मानव समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। भारत ने 1995 में गेट्स समझौते पर हस्ताक्षर करके खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। गैर सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता 12 प्रमुख व्यापार सेवाओं को शामिल करता है और यह शिक्षा को व्यावसायिक सेवा का दर्जा भी देता है। 1999 के दोहा के विश्व व्यापार संगठन परिषद से खुली अर्थव्यवस्था में शिक्षा का क्षेत्र भी खुल गया। तब से शिक्षा और ग्लोबलाइजेशन, यह संकल्पना, यह कंसेप्ट सामने आई। पहले हम ग्लोबलाइजेशन की कंसेप्ट देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन डिफिनेशन: Globalization is the process of interaction and integration among people, companies and governments worldwide। इसका मतलब है, यह दुनिया भर के लोग, कंपनियां, गवर्नमेंट के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। मराठी में हम इसे एखाद्या देशाच्या जागतिक भौगोलिक सीमे रेषे बाहेर जाऊन केलेले व्यवहार म्हणजे जागतिकीकरण असं म्हणतो। किसी देश के राजनीतिक भौगोलिक सीमाओं से बाहर जाके किए जाने वाले व्यवहार को हम वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ऐसा कहते हैं। इस ग्लोबलाइजेशन में जो और थोड़ी कंसेप्ट है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला है फ्री ट्रेड पॉलिसी, उसे हम मुक्त व्यापार नीति ऐसा बोलते हैं। उसके बाद मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, बाजार आधारित विनिमय दर। तीसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, औद्योगिकी प्रौद्योगिकी का आयात निर्यात। चौथा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उद्यम का निजीकरण, यानी कि मुक्त व्यापार नीति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल निर्माण करना, औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन, बाजार आधारित विनिमय दर, औद्योगिक प्रौद्योगिकी का आयात निर्यात, सार्वजनिक उद्यम का निजीकरण, इन सभी को मिलाकर ग्लोबलाइजेशन होता है। इस कंसेप्ट के बाद हम वैश्वीकरण और शिक्षा का संबंध देखने वाले हैं। वैश्वीकरण, यह एक बंद अर्थव्यवस्था से मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने वाली कंसेप्ट है। शिक्षा और वैश्वीकरण कंसेप्ट देखते समय, शिक्षा के वैश्वीकरण का अर्थ है कि दुनिया का कोई नागरिक किसी प्रतिबंध के निवेश, रोजगार, अनुसंधान यानी कि संशोधन के लिए व्यापक शिक्षा में प्रवेश करने की अपनी क्षमता और पसंद के अनुसार स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकता है और रोजगार पा सकता है। यानी कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र दूसरे देश में जाके रिसर्च कर सकता है। दूसरे देश का एक नागरिक हमारे देश में आके रिसर्च कर सकता है, शिक्षा ले सकता है। हमारा देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाके क्या कर सकता है, नौकरी कर सकता है। इन सभी बातों को शिक्षा और वैश्वीकरण से हम जुड़ा सकते हैं। इसके बाद इस शिक्षा के वैश्वीकरण के कौन से लाभ हमें होते हैं, हमारे भारत देश को हो रहे हैं, हम देखेंगे। इसमें जो पहली बात है, यू कैन गेट अ डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन अनदर कंट्री। आपको
यानी कि भारत के किसी भी नागरिक को दूसरे देश के किसी भी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल सकती है। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी की शाखाएं, यानी कि भारत की यूनिवर्सिटी की शाखाएं दूसरे देश में शुरू हो सकती है, दूसरे देश की यूनिवर्सिटी की शाखाएं भारत में शुरू हो सकती है। यह एक लाभ इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें हो सकता है। दूसरा जो मुद्दा है, यू विल गेट एक्सलेंट एजुकेशन। आज हम चारों ओर देख रहे हैं कि सभी ओर कंपटीशन है। इस कंपटीशन के कारण उत्कृष्ट गुणवत्ता और पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा मिलना यह एक अच्छी बात हो सकती है। यू विल गेट एक्सलेंट एजुकेशन, यह भी एक शिक्षा के वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन और शिक्षा का लाभ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मुद्दा है, स्टूडेंट्स कैन चूज द कोर्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। छात्र अपनी पसंद का कौन सा भी पाठ्यक्रम चुन सकते हैं, यानी कि दूसरे देश का करिकुलम जो हमारे देश से अलग है वो पढ़ सकते हैं और उस करिकुलम की डिग्री प्राप्त करने के बाद उस नॉलेज के साथ दूसरे देश में नौकरी भी कर सकते हैं। यह भी बात ध्यान में रखनी होगी। उसका बाद अगला मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी अवेलेबल। अच्छी शिक्षा प्रणाली द्वारा छात्रों को अच्छा नॉलेज मिलेगा। अपने देश के साथ ही दूसरे देश में भी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिया की छात्र दूसरे देश में नौकरी कर सकते हैं, अच्छा इनकम कमा सकते हैं। अच्छा इनकम की वजह से हमारे देश का जीडीपी अच्छा हो सकता है। आजकल हमारे भारत के बहुत से लोग जो है वो जो विदेश में अच्छी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, यह बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद जो अगला मुद्दा है, क्वालिटी स्कूल्स विल स्टार्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से अच्छे स्कूल खुलवाए जाएंगे, स्कूल में अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। आजकल के जो स्कूल है वो स्कूल अपडेट किए जाएंगे, नए स्कूल्स खुलवाए जाएंगे, क्वालिटी बेस्ड करिकुलम तैयार होगा और इसका हमारे शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल फायदा होगा। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छी तरह से होगी। यह भी एक लाभ इस ग्लोबलाइजेशन का है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके बाद गाइडेड बाय एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स टीचर्स। देश विदेश के जो विशेषज्ञ है, तज्ञ है, अध्यापक जो अच्छे ज्ञानी अध्यापक हैं, उनका मार्गदर्शन हमें इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से मिल सकता है। दूसरे देश की अलग टेक्नोलॉजी, अलग नॉलेज, अलग कंसेप्ट सब हम जान सकते हैं। हमारे देश की एक आधी नई कंसेप्ट हम दूसरे देश को अच्छी तरह से बता सकते हैं। यह भी एक ग्लोबलाइजेशन का लाभ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसका बाद का जो अगला मुद्दा है, अगला पॉइंट, वर्ल्ड इवेंट्स कैन बी स्टडीड। विश्व स्तर पर क्या चल रहा है, अपना देश किस में कम है, हमें और क्या करना चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए, करिकुलम, सिलेबस, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, इसकी क्यों जरूरत है, इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस सब बातों का विचार फिर से होगा। करिकुलम, सिलेबस चेंज करने के लिए टीम जुट जाएगी। पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन सा सिलेबस है वगैरह वगैरह, इसकी जांच होगी और उसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड इवेंट हमें मैप हो सकते हैं। यह एक हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद इस सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम बोलेंगे कि भारत की शिक्षा प्रणाली में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। शिक्षा प्रणाली अच्छी होने से आज जो अपना भारत देश विकसनशील अवस्था में है वो बदलकर बिल्कुल विकसित राष्ट्र बन सकता है। यह गारंटेड मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये सभी लाभ जो है वो शिक्षा के वैश्वीकरण से हमें मिलेंगे। उसके बाद इस शिक्षा के वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन और शिक्षा के सामने कई चैलेंजेस भी है। वो कौन सी चैलेंजेस है, ये अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला जो चैलेंज है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं का पुनर्गठन करना चाहिए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, अच्छा है, ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट अच्छी है, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन एंड
ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, यह कंसेप्ट देखते हुए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थाएं उस क्वालिटी की होनी चाहिए। वैश्वीकरण के कारण पैदा हुई नई प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं का पुनर्गठन करना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की सभी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को पुनर्गठित करने की जरूरत है। इसमें कंप्यूटर लैब, भौतिक सुविधाएं, ऑनलाइन तरीके, वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ई लर्निंग, स्टाफ की गुणवत्ता, इन सभी बातों का विचार होना चाहिए। यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं का पुनर्गठन यह एक चैलेंज इस ग्लोबलाइजेशन में है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है, चेंज इन करिकुलम, पाठ्यक्रम, सिलेबस, करिकुलम में बदलाव लाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे जो कंसेप्ट है वो हमारे भारत देश में अच्छी होगी या नहीं होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हमसे अलग एक नया स्किल होगा तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और हमारे यहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। पाठ्यचर्या में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण सूचना विनिमय की गति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसीलिए प्रतियोगिता में जीवित रहने के लिए शिक्षा के पुराने पाठ्यक्रम को हर 2 से 3 साल में बदलना पड़ता है और यह बदलाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर आधारित होना चाहिए। यह भी एक चैलेंज हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो मुद्दा है, यूज ऑफ मीडिया। हमारे यहाँ के जो शिक्षक है, अध्यापक है, उन्होंने इंटरनेट, वेब, सीडी रोम, मल्टीमीडिया, आजकल हम सभी और देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, हम सभी का यूज जो अभी कोविड की वजह से हमें उसकी हमने यूज किया, लेकिन उससे पहले हम कभी ऑनलाइन मीटिंग लेते थे क्या? नहीं लेते थे ठीक है, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में लेते थे। लेकिन अभी जो जिनको कुछ ही मालूम नहीं था इंटरनेट के बारे में, मोबाइल के बारे में, टैब के बारे में, उन सभी लोगों को हमने देखा। तो अभी सभी और क्या हो रहा है कि अच्छी तरह से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग हो रहा है। सभी अध्यापक वर्ग 90% अध्यापक वर्ग क्या कर रहे हैं कि अच्छी तरह से इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दे रहे। बिल्कुल ही अच्छी बात है, लेकिन यह भी एक चैलेंज है कि बाबा इसमें भी और कोई बदलाव आएगा, वो भी शिक्षक ने, अध्यापक ने उसका नॉलेज करना जरूरी है। इसके बाद अगला मुद्दा जो है, टू एक्वायर अप टू डेट स्किल्स। जो शिक्षण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षक बनने के लिए बीएड डीएड डिग्री ले रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाला शिक्षक अप टू डेट कौशल्य, अप टू डेट स्किल वाला होना चाहिए। हर बदलाव शिक्षक को मालूम होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और यह भी एक चैलेंज हम मान सकते हैं। इसके बाद जो सोशल वैल्यूज है, सामाजिक मूल्य है, इनका परिचय बच्चों को देना चाहिए। वैश्वीकरण में सामाजिक संरचना बदल रही है, मूल्य का क्रम बदल रहा है। छात्र में मूल्यों के साथ व्यक्तिगत मूल्यों का भी समावेश होना जरूरी है। सहिष्णुता, कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार, भाईचारे आदि सभी मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यह भी एक चैलेंज हमारे यहाँ हो सकता है। इसके बाद का जो मुद्दा है, क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता। वैश्वीकरण के कारण जो दूसरे देश में जो स्टूडेंट्स निर्माण हो रहे हैं, उसकी तुलना में हमारे देश के स्टूडेंट भी अच्छे ज्ञान वाले होने चाहिए, उन्हें भी नए स्किल्स मालूम होने चाहिए। इन सभी बातों का विचार होना जरूरी है। इसलिए गुणवत्ता, उसे मराठी में कहते हैं गुणवत्ता टिकवून ठेवणे, हे सुद्धा एक चॅलेंज या ठिकाणी आहे असं आपल्याला म्हणता येतं। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उस करिकुलम, उस सिलेबस पढ़ने की वजह से उस बच्चों का कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी बातों का विचार शिक्षक ने करना चाहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, इन सभी बातों को शिक्षक ने ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन,
शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता। शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चा उसका स्टडी नहीं करते। शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। ऐसा बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन यानी कि छात्र ग्राहक, यानी कि हम मराठी में उसे ग्राहक ऐसा बोलते हैं कि जो विद्यार्थी है, जो हमारा स्कूल का केंद्र बिंदु है, उसका सेटिस्फेक्शन, उसको पूरी तरह से हमें ध्यान देना जरूरी है। इस बात का ही यह भी एक हम चैलेंज मान सकते हैं। उसके बाद यूज ऑफ आईसीटी, आधुनिक माध्यमों का प्रयोग 21वीं सदी में करना जरूरी है। अध्यापन करते समय आधुनिक माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए ऑडियो विजुअल एड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट आदि के उपयोग की आवश्यकता होगी। साथ ही शिक्षक को छात्र को ईमेल, फैक्स, वर्ल्ड वाइड वेब निर्माण, आईसीटी, संचार, कम्युनिकेशन, इन सभी बातों का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। स्टूडेंट को उन्होंने यह नॉलेज देना चाहिए। ये बात बिल्कुल एक चैलेंज मानने जैसी है। अभी जो करिकुलम है वो ग्लोबलाइजेशन में कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सा करिकुलम होना चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ाना चाहिए, बच्चों को हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट होना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बच्चों को मालूम होना चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में बच्चों को मालूम होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, इसका ज्ञान अध्यापक ने बच्चों को देना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का ज्ञान नॉलेज विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को देना चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसका अपने करिकुलम सिलेबस में समावेश करना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम बचाव हमारा कैसे कर सकते हैं, इन सभी डिजास्टर में हम कैसे बचने चाहिए, सभी बातों को विद्यार्थियों के सामने हमें प्रेजेंट करना चाहिए। सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, एजुकेशन फॉर पीस, वेरियस लैंग्वेजेस, सिविक्स, ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज, वेरियस आर्ट्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर, इन सभी का समावेश हमारे इस ग्लोबलाइजेशन में, इन मैंने जो अभी बताया, इन सभी मुद्दों का, सभी सब्जेक्ट्स का समावेश अभ्यासक्रम में होना, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद जो हमारा आखिरी मुद्दा है, इस वैश्वीकरण में, इस ग्लोबलाइजेशन में टीचर का रोल कौन सा होना चाहिए। अभी पहले हमने वैश्वीकरण के लाभ देखे, उसके बाद हमने चुनौतियां देखी, उसके बाद हमने कैसा शिक्षक के सामने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा सिलेबस होना चाहिए, ये देखा। अब हम पहले देखेंगे कि उस जो सिलेबस है हमारे यहाँ क्या होता है कि पारंपरिक पद्धति से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया आज भी हमारे यहाँ चलती दिखती है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। टीचर ने ज़माने के साथ बदलना चाहिए। अभी कंप्यूटर का यूज़ करना चाहिए, इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है बच्चों को देना चाहिए। इसके लिए अध्यापन पद्धति, टीचिंग मेथोडोलॉजी कौन से नई आई है, वगैरह वगैरह, नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, टीचिंग मॉडल्स है, टीचिंग टूल्स है, इन सभी का यूज़ टीचर ने अपने टीचिंग में करना जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन में टीचिंग मेथोडोलॉजी कौन सी अच्छी होगी, ये अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो पहली है वो ग्रुप वर्क मेथड है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश यानी कि दूसरा कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, वेब लर्निंग मेथड, ई लर्निंग मेथड, वर्चुअल क्लासेस। उसके बाद जो है क्लासरूम लर्निंग मेथड है, सैटेलाइट लर्निंग है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो के द्वारा है, कॉन्फ्रेंसिंग है, ई लाइब्रेरी है। इन सभी नए जो मेथड्स है इसका यूज टीचर ने करना जरूरी है। इसके बाद जो हमारा आखिरी मुद्दा है, इस वैश्वीकरण में शिक्षकों की भूमिका, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में टीचर का रोल क्या है, ये हम देखेंगे।
पहला जो मुद्दा है, शिक्षक को शिक्षण में आधुनिक माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया, चुनौती भी है और रोल भी यहाँ होगा कि शिक्षक अप टू डेट स्किल वाला होना चाहिए। अच्छी तरह से उन्होंने खुद सभी माध्यमों का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए और उसका यूज उन्होंने अपने अध्यापन के समय करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा रोल होगा वो छात्रों को आवश्यकता अनुसार जीवन कौशल्य सिखाना चाहिए। जो जीवन कौशल्य है उन जीवन कौशल्यों के बारे में शिक्षक ने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। ये भी एक भूमिका हो सकती है, रोल हो सकता है। उसके बाद तीसरा जो है, ऐसी गतिविधियों का आयोजन करे जो छात्र की सोच और रचनात्मक को उत्तेजित करे। यानी कि स्टूडेंट्स, बच्चों की जो विचार क्षमता है, उनके लिए विचार प्रवर्तक प्रश्न विचारना पूछना जरूरी है। उनके छात्रों की सोच बढ़कट करना आवश्यक है। सोच और रचनात्मकता को उत्तेजित करना, यह भी एक शिक्षक के लिए रोल होगा। उसके बाद जो है कि टीचर शुड यूज न्यू मेथड्स ऑफ लर्निंग। टीचर ने अच्छी तरह से नया मेथोडोलॉजी है इसका ज्ञान खुद करना चाहिए और अध्यापन करते समय न्यू मेथड का यूज करके अध्यापन करना चाहिए। उसके बाद क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन स्टूडेंट। बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड निर्माण करना चाहिए। पॉजिटिव सोच हमारे जीवन के लिए कितनी अच्छी है, क्यों अच्छी है, जागतिकीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में उसका क्या उपयोग है, सभी बातों का यहाँ पे विचार होना बहुत ही अच्छी बात होगी। उसके बाद जो है, शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और शाश्वत जीवन के मूल्यों का पोषण और उसका पोषण करना, यह भी एक शिक्षक के लिए रोल होगा। छात्रों को सहिष्णुता, प्रभावी सद्भाव, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, समता आदि मूल्यों को विकसित करना, यह भी एक रोल हो सकता है। यहाँ शिक्षक को पढ़ाते समय नई पद्धति मालूम होनी चाहिए, छात्र में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। शिक्षक को आधुनिक माध्यम, अप टू डेट कौशल्य खुद में प्राप्त करना चाहिए। इन सभी बातों का यहाँ पे शिक्षक के रोल एक दो नहीं, बहुत से रोल होते हैं। जो रेगुलर शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक के रोल है, उसके साथ ही साथ इस ग्लोबलाइजेशन में शिक्षक ने बहुत खुद में अपडेशन लाना चाहिए, खुद नया स्किल सीखना चाहिए। और जो मैंने अभी एक 7 8 10 बताए, इन सभी रोल प्ले करना टीचर के लिए अच्छा होगा। इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की कंसेप्ट में पहले हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हमने देखा कि शैक्षणिक ग्लोबलाइजेशन उसका मतलब क्या है, शैक्षणिक शिक्षा और ग्लोबलाइजेशन के लाभ क्या हो सकते हैं, चुनौतियाँ क्या हो सकती है, ग्लोबलाइजेशन में कौन से तरीके का सिलेबस होना चाहिए, कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी होनी चाहिए और टीचर का रोल क्या है। इन सभी बातों पर हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है। HRDC UGC HRDC डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी 6th फैकल्टी ऑनलाइन कोर्स, इस कोर्स का एक सेमिनार, यह एक भाग है। इस सेमिनार में मैंने जो अभी आपके सामने जो टॉपिक प्रेजेंट किया, मुझे लगता है कि सब घटक, सब मुद्दों को मैंने यहाँ पे कवर किया है और आपको यह बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसका मुझे गारंटी है। UGC HRDC डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के संयोजक ने हमें यह सेमिनार प्रेजेंट करने का मौका दिया, इसके लिए हम उनके धन्यवाद मानते हैं। धन्यवाद सर।